गुड इवनिंग 11th क्लास। बेटा आपका पिछला यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया था चैप्टर 5 पर। अब आपका नेक्स्ट यूनिट है चैप्टर 6 तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण। इसमें आपका स्टार्टिंग का जो इनिशियल पार्ट है वो डिलीटेड है। हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो यहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आप सीख चुके हैं परमाणु संरचना चैप्टर में, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अब आप तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो ये 4 ग्रुप्स में वर्गीकरण होता है। उत्कृष्ट गैसें, निरूपक तत्व, संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व। उत्कृष्ट गैसें 18 या 0 वर्ग जो तत्व होते हैं उन्हें हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। निरूपक तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को हम निरूपक तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये 4 ग्रुप्स हैं, इनको हम गुणों के समानता के आधार पर तत्वों को इन 4 ग्रुप्स में वर्गीकृत करते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले उपकोष के आधार पर। ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पास। देखिए, सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्व। आपको कोई भी तत्व बताया होगा, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है तो आपका वो तत्व एस ब्लॉक का तत्व हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एस उपकोष में एंटर किया, इसलिए सोडियम एक एस ब्लॉक का तत्व हो गया। इसी प्रकार अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है तो वो हो जाएंगे पी ब्लॉक के तत्व। इसमें आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज सिलिकॉन 14 विन्यास करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। पी में एंटर किया, इसलिए ये हो गया आपका पी ब्लॉक का तत्व। जिनको ये विन्यास अभी तक नहीं आया है वो परमाणु संरचना की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली जो वीडियो बताई गई थी उसको आप एक बार देख लेना, आपको विन्यास समझ में आ जाएगा, फिर आपको ये टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएगा तो वो डी ब्लॉक के तत्व होंगे, उदाहरण दिए हुए हैं। एंड एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो ये 4 कैटेगराइजेशन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये आपके पास है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाता है। अब इसके अंदर आपके पास जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें आपके पास देखिए 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये वाले वर्ग आते हैं। और ऐसे ही जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें आपके पास डी की 3 सीरीज आती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D, 4 सीरीज आती हैं। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आएंगी, 4F सीरीज और 5F सीरीज, जिनको हम लेंथेनाइट्स, 4F वालों को लेंथेनाइट्स और 5F वालों को एक्टिनाइट्स कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप पीरियोडिक टेबल में देख के समझेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, आवर्त सारणी दी हुई है। इसमें हमारे पास ऐसे ये हैं वर्ग के नंबर, वर्ग 1, वर्ग 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 18 तक हमारे पास वर्गों के नंबर हैं। और ये इस तरह से आपके पास होते हैं आवृतों के नंबर। ठीक है, तो 7 आवृत और 18 वर्ग। आपके पास वर्ग 1 और वर्ग 2 ये दोनों हैं एस ब्लॉक, और इसी तरह वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक ये है पी ब्लॉक, जिसको हम निरूपक तत्व भी बोलते थे। बीच में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक ये सारा है डी ब्लॉक। ठीक है, और डी ब्लॉक में मैंने आपको बोला 4 सीरीज़ हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। तो ये इस तरह से देखनी है। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 3D सीरीज़, येटेरियम से लेकर कैडमियम तक 4D सीरीज़। ठीक है, सो ऑन। लेंथनम के बाद 57, ध्यान से देखो यहाँ पे जो नंबर है ये 57 के बाद 72 आया हुआ है, तो 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं वो तुम्हारा 4F श्रेणी आ गया नीचे, जिसको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। एंड ऐसे ही यहाँ पर एक्टीनियम के बाद 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक आपके पास एक्टिनाइड्स आ गया। इस हिसाब से आपको ये
आवर्त सारणी पूरी पता होनी चाहिए कि किस तत्व का कहाँ पर इसकी पोजीशन है। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो इसमें से स्क्रीनशॉट सेव कर लो। आपको आवर्त सारणी का पूरा पोजीशन टेबल सब कुछ लर्न करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए चेक पॉइंट 6.5, ये आप आज कर पाएंगे। इसमें बहुत बेसिक से आंसर्स होंगे, कोई सा नहीं समझ में आएगा तो मुझसे क्वेरीज कर लेना। और नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना। अगर मुझे तत्व का नाम पता है तो मैं उसके आवर्त सारणी में उसकी स्थिति कैसे ज्ञात कर सकती हूँ। देखिए, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित कोश की उच्चतम संख्या उसकी आवर्त संख्या होती है। ठीक है, जो हमने पीछे सोडियम का एग्जाम्पल किया था, चलो हम सोडियम के केस को लेके पूरा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सोडियम की पोजीशन सबको पता है, तो अभी हम सोडियम का ही केस थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। सोडियम Na का परमाणु संख्या 11 का विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 11 हो गए ना। अब N सबसे जो बाहरतम विन्यास है, इस विन्यास में N का मान कितना है? N का मान है 3। जितना इसका N का मान होता है उसकी आवर्त संख्या वही हो जाती है, तो ये तीसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में प्रवेश करता है तो वो ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वर्ग संख्या हो जाती है। यदि p कक्षक में प्रवेश करता है तो 10 प्लस s और p के इलेक्ट्रॉनों का योग। अभी मैं p वाला एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगी। d कक्षक में प्रवेश करता है तो n-1 और n इन दोनों के s इलेक्ट्रॉनों का योग। और अगर f कक्षक में प्रवेश करता है तो f ब्लॉक के तत्व सारे के सारे वो तीसरे वर्ग में ही उपस्थित होते हैं, आपको चौथे वर्ग का केस देते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब आप उसका वर्ग पता करना है। अब क्योंकि हमारे पास ये s में एंटर कर रहा है, s का रूल मैंने क्या बताया कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वर्ग संख्या हो जाती है। तो आवर्त संख्या तीसरी हो गई, वर्ग संख्या पहली हो गई, यानी कि तीसरे आवर्त के फर्स्ट वर्ग में ये तत्व है ना। चलिए अब आप इसमें देख लीजिए आवर्त सारणी में इसकी पोजीशन। ये आवर्त सारणी थी आपके पास। सोडियम देखो कहाँ पर आ रहा है? तीसरे आवर्त में पहले वर्ग पर, तीसरे आवर्त में पहले वर्ग पर। ठीक है, ऐसे ही अब हम एक पी का भी केस करके देखते हैं। पी में आप ले लेते हैं, चलिए सल्फ़र लेते हैं। ठीक है, सल्फ़र का परमाणु क्रमांक कितना है? 16 का विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 10 और 6, यस ये हो गया। सबसे बाहरतम n, तो आवर्त कौन सा हो गया? तीसरा। और अब इसके लिए वर्ग पता करना है। p वालों के लिए वर्ग का क्या करना होता है? s और p के कक्षकों का योग, तो 2 + 4 6 हो गए, 10 + 6 यानी कि 16वें वर्ग का ये तत्व है। ठीक है, अब आप अगेन उसमें देख लीजिए अपने पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन सल्फ़र की। ये आ गई सल्फ़र यहाँ पर, तो सल्फ़र की पोजीशन तीसरे वर्ग में है। ध्यान से देखो, तीसरे वर्ग में है और तीसरे आवर्त में है और 16वें वर्ग में है। ठीक है, तो इस तरह से आप आवर्त सारणी में अगर हमें तत्व की स्थिति पता करनी हो तो ये आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि अगर परमाणु क्रमांक 100 से अधिक होता है तो उन तत्वों का नामांकन कैसे किया जाता है। देखिए, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले अधिकांश तत्वों की खोज कृत्रिम रूपांतरण द्वारा की गई है, इसलिए इनके नाम लिखने का एक फॉर्मूला बना दिया गया है। उसको हम IUPAC के रूल्स बोलते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले तत्वों के नाम उनके परमाणु पर आधारित होते हैं और परमाणु क्रमांक के प्रत्येक अंक को उसके लैटिन नाम या मूलों के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आपको ये नंबर याद रखना है कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके लिए क्या क्या इस पर नाम लेना है? निल, अन, बी, ट्री, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और एन।
तत्व का नाम लिखने के लिए परमाणु क्रमांक से संबंधित मूलों को क्रमशः बिना जगह छोड़े लिखकर अंत में ईयम जोड़ना होता है। जैसे 109 है तो 109 1 के लिए क्या है अन, 0 के लिए क्या है नील और 9 के लिए क्या है एन, तो इसका नाम क्या हो गया अन नील एन ईयम। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो ये वाली सारणी अगर आपको पता होगी तो बस 109 के अकॉर्डिंग 1 का नाम लिखो, 0 का नाम लिखो, 9 का नाम लिखो और साथ में ईएम लगा दो। ये रूल होता है अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 100 से अधिक होगा तो आपको क्या करना होता है। अब आप चेक पॉइंट 6.6 भी सॉल्व करेंगे बच्चों, और अगेन इसमें कुछ क्वेरीज होंगी तो मुझसे डिस्कस करेंगे। आज की जो आपकी होमवर्क रहेगी वो 6.5 और 6.